हाँ जी, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है अभी तो। कहां से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। शाम में होती ना रोज क्लास, आज 12 बजे क्लास हो गई, मैं वही स्क्रिप्ट में बोले जा रहा था। हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे? गुलू गुलू कर दूं तुम्हें? आओ, स्वागत स्वागत स्वागत, वंदन अभिनंदन आज की सेशन में। सो हाउ इज इट गोइंग? हैप्पी संडे कर दे। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, एकदम बेहतरीन। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? क्यों भाई? चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तुम्हारा? साइंस का भी हो जाएगा ऐसे ही, और ऐसी एसएसटी का भी हो जाएगा। तो अपने जो मैं देख रहा हूँ, शायद 3-4 क्लासेस और बची है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक अपनी शायद क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज बात करो, आज मत पढ़ाओ। अब आप बात करने के लिए आज संडे क्लास नहीं रखी है। संडे क्लास इसलिए रखी है कि अपन टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि अपने को फिर मतलब तुम्हें थोड़ा बैकलॉग्स खत्म करने का समय दूंगा, और फिर वो भी तो आना है मेरे दोस्तों। अब है, चलो, ये लास्ट चैप्टर है। यस, गाना गा दो सर, अभी ना जाओ छोड़कर। अरे देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। हम कोई कहीं नहीं जा रहा है। जब तक तुम 10वीं बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लोगे, हम सब यहीं रहने वाले हैं। 10वीं के बाद जाएंगे तो भी कहीं नहीं जाएंगे, है तो यही। बस ये तुम्हारी क्लास बदल जाएगी, तुम्हारे टीचर बदल जाएंगे, बाकी हम तो वही रहेंगे। और अभी ये आरंभ जो है, इसका अंत जो है ना, वो अभय का प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि अंत ही प्रारंभ होता है। तो आपको ये चीज समझना होगी कि ये सफर तो चलता रहेगा। अपना कंप्लीट सिलेबस जो है वो जो फुल सिलेबस है वो यहां पे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक जो बेहतरीन रैपिड रिवीजन जैसी चीज चाहिए आपको, जिसमें आप 45 दिनों के अंदर सब कुछ कर लें, उसके लिए एक नई शुरुआत के लिए अभय भी तो आएगा। तो जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट करो अच्छे से। क्लियर हुआ? चलो शुरू करते हैं। 2 क्लास क्यों आ रही है? पता नहीं, कुछ गड़बड़ होगा। 1 क्लास ही चलेगी ना। आइए आइए आइए। तो भाई साहब, कहां तक पढ़ लिया था अपने? जरा ध्यान करो। जैसे मैं अगर आपको एक रिकैप दूं, तो अपन ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट में अपन ने देखा था कि इंडस्ट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है क्या करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करती है, लोगों की डिपेंडेंस कम करती है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये सारी चीजें होती है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनको जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेन इनकम मिलती है। वैल्यू एडिशन जब होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो रॉ मटेरियल से आप एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, उसमें कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आती है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों बोथ गोज हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्राइटेरियाज। जैसे रॉ मटेरियल के हिसाब से, मेन रोल के हिसाब से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से, उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है।
तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री होती है? वो इंडस्ट्रीज जिनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। और उन्हीं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री जिसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री। कपड़े बनाने की इंडस्ट्री के बारे में अपन ने 2-3 चीजें पढ़ी थी कि कंप्लीट इन वैल्यू चेन है और उसके बाद में सेल्फ रिलायंट है। इसमें आप देखते हो तो सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खूबियां अपन ने देख ली थी। अब उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल, कि कॉटन एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर से कॉटन मिलता है, उस कॉटन से धागे से कपड़ा बना देते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यहां तक ध्यान है? मत कर लाले, मत कर रुलाएगा क्या पगले? ठीक है, आज अपन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पढ़ेंगे। आदिदेव, नाम कितना खतरनाक है, आदिदेव। आदिदेव, इधर ध्यान दो। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। एंशिएंट इंडिया में जैसे आपने देखा होगा ना कि चरखा चला रहे हैं, हैंड स्पिनिंग हैंडलूम वीविंग मशीन्स होती थी, खटर 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 खटर। हैंडलूम वीविंग मशीन देखी तुमने? वैसे हाथ से हैंडलूम वीविंग मशीन्स वगैरह जो चलती थी, उनसे पहले कॉटन बनाया जाता था। फिर क्या होता है, आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम, अरे आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। 18th सेंचुरी के बाद में पावर लूम्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। पावर लूम्स का इस्तेमाल क्या होता है भाई? तो जैसे जब ब्रिटिशर्स आए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था ना, अपन ने एक चैप्टर जैसे हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वो बोर्ड में नहीं आ रहा है। उस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगता है कि जो पहले हैंडलूम वीविंग होती थी, हाथ से मशीन खटर खटर ऐसी चलती थी, तो उस मशीन को रिप्लेस करते हुए फिर पावर लूम्स आ गई, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी, जो स्टीम से चलने लगी। तो 18th सेंचुरी में ऐसी पावर लूम मशीन्स वगैरह आ गई, ठीक है। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कंपीट विद द मिल मेड क्लोथ्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब देखो क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे एआई आ गया, तो अब एआई में क्या ना, फटाक से पैराग्राफ लिख दिए जाते हैं। तो पहले कंटेंट राइटिंग जो है एक एक करके आदमी लिखता था, वो भी अपने आप में एक आर्ट होता था, धीरे धीरे लिखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि एआई आ गया, तो चैट जीपीटी आप बोलो कितने पेज का वो चाहिए आपको, पैराग्राफ चाहिए, जो भी चाहिए, ऐसे चाहिए, सब मिल जाएगा, है ना। तो अब आसान हो गया। तो वैसे ही क्या है कि जब हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, लेकिन फिर जब पावर लूम आई, पावर मशीन आई, पावर लूम मशीन आई, तो इससे जो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ना, दे सफर्ड अ सेटबैक। उन्होंने, इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने सफर किया। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने कैसे सफर किया कि अब इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है वो उतनी तेजी से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी जितनी तेजी से पावर लूम्स कर पाएगी, सस्ता प्रोडक्शन करेगी। तो इंडियन वीवर्स का मार्केट खत्म हुआ था, समझ में आया? इंडियन वीवर्स का मार्केट खत्म हुआ था। जैसे अगर हम यहां देखें तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल, पहले घरों में काम होता था, फिर बड़े स्केल पे मिल्स लगाई गई। तो पहली जो मिल लगाई गई थी इंडिया में, वो मुंबई में लगी थी 1854 में। दी टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप, इंडिया वॉज ब्रिटिश कॉलोनी, देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लोथ इन यूके, हेंस दे गेव बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। क्या हुआ था ना, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर हमारी इन जनरल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गला दबा दिया। फिर क्या हुआ कि हमारी अपनी खुद की, अपने लोगों की, इंडियंस की इंडस्ट्रीज कभी ग्रो ही नहीं कर पाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पंजा टाइट करके रखा था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आए ना, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर जब बढ़ गए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो इस समय पे इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, और ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में लड़ाइयां चल रही थी। लड़ाइयां चल रही, तो वहां पे क्या, बम गोला बारूद चाहिए रहेगा। कॉटन के फूल नहीं मारोगे आप, ठीक है, वहां बम गोला बारूद बन रहा था वहां की इंडस्ट्रीज में। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि लोग नंगे लड़ने जाएंगे, कपड़े पहन के जाएंगे ना, यूनिफॉर्म वगैरह तो पहन के जाना पड़ेगी। तो लोगों की नीड भी बढ़ी वहां पे, और उनकी इंडस्ट्रीज उस समय पे भी प्रोडक्शन कर नहीं पा रही थी। तब इंडियन इंडस्ट्रीज को मौका मिला कि अब इंडियन इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। और एक बार वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जैसे इंडियन इंडस्ट्रीज ने अपनी जड़ बिछा ली ना, फिर वहां से इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई। तो लंबे समय तक इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो ही करने नहीं दिया था। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश कॉलोनी थे हम, तो हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम अपनी इंडस्ट्री ग्रो ही ना कर पाए। लेकिन जब वहां पे लड़ाइयां चल रही थी, तो दिस गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अब इसमें डार्क क्या है, क्लियर हुआ? तो अब क्या है,
अब जैसे देखोगे तो इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जैसे अपन देखेंगे तो सबसे शुरुआत में जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो होना शुरू हुई इंडिया में, हम ये चीज हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे, हम ज्योग्राफी में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो हम उसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव देखते चलेंगे। तो जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में ग्रो होना शुरू हुई, तो इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में शुरुआत में इंडस्ट्रीज ग्रो कहां हुई पता है? जहां पे कॉटन ग्रो होता था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। कौन बताएगा मुझे महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो करी? जल्दी बताओ। तो महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो बेल्ट था, क्योंकि यहां पे वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि यहां पे ब्लैक सॉइल अवेलेबल थी, है ना। क्लमजी से तो हो यार, दिख रहा से थोड़ा पानी गिरा लिया, बताओ, पेन फेंक दिया उधर, बताओ। ब्लैक सॉइल, वेरी गुड, क्योंकि यहां पे ब्लैक सॉइल थी। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मिल रहा था, मुंबई का मार्केट था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोस्टल एरियाज थे, इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, थोड़ी नमी रहती है जो कॉटन को चाहिए रहती है। तो ऑल दिस कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। अब यहीं पे एक सवाल बनेगा, क्या? गिव रीजंस फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ, है ना। जैसे अगर आप देखोगे यहां सवाल बन जाएगा, क्या क्या सवाल बनेगा? अरे यार, ये वाला पेन गंदा है यार, असली ओजी पेन लाओ, ठीक है। ओए 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 ओए। तो यहां पे क्या सवाल बनेगा? गिव फॉर द लोकलाइजेशन, गिव रीजन फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र गुजरात वाला जो बेल्ट है। समझ गए? महाराष्ट्र गुजरात वाला बेल्ट। तो यही कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन था, मार्केट था, ट्रांसपोर्ट था, एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज थी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, तो इसके चलते इंडस्ट्री लोकलाइजेशन हुई है। अब मेरी बात सुनना, आगे जितनी भी इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे अपन, अभी जूट पढ़ेंगे, शुगर पढ़ेंगे, आयरन स्टील पढ़ेंगे, सब इंडस्ट्रीज किसी किसी एरिया में लोकलाइज रही है। और क्यों लोकलाइज रही है, मतलब वो वहां पे ही क्यों ग्रो करी? क्योंकि वहां उसको यही सारी चीजें मिल रही होगी, वहां उसको उसका रॉ मटेरियल मिल रहा होगा, लेबर मिल रहा होगा, मार्केट मिल रहा होगा, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होगी, इसी कारण वो वहां पे हुई है इंडस्ट्रीज ग्रो। ठीक, तो वैसे ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इनिशियली महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में ग्रो होती है। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स द लिविंग टू फार्मर्स। ठीक है, ये इंडस्ट्री, क्योंकि अब देखो रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल कहां से आएगा? किसानों के पास से, किसानों के खेत में से। तो फार्मर्स को इसने बहुत इनपुट वो दिया है, लाइवलीहुड दी है, ठीक है। एग्रीकल्चर, दिस इंडस्ट्री इज क्लोजली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स लिविंग टू द फार्मर्स। कॉटन बॉल प्लकर्स, मैं तुम्हें कॉटन की कहानी बताता हूँ। क्या होता है ना, जैसे कपास के जो खेत होते हैं, कॉटन को कपास कहते हैं, वो है ना ऐसा एक पेड़ बनता है, इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, इतना बड़ा भी हो जाता है, उसके अंदर ऐसे ऐसा एक बॉल लगती है, वो बॉल जो ऐसा मुंह खोल लेती है, फिर उसके अंदर से क्या ऐसा कॉटन बॉल को ऐसा, कॉटन जो रहते हैं रुई के ऐसे वो बने रहते हैं क्लाउड्स, उनको ऐसा प्लग किया जाता है। तो इस कॉटन की जब खेती की जाती है ना, तो कोई थ्रेशर हार्वेस्टर नहीं चलते वहां मैनुअल लेबर करना पड़ता है। तो महिलाएं क्या करती है, अपने पीछे एक टोकरी टांग लेती है, जैसे वो चाय के बगानों में दिखते हैं ना कि पत्ती तोड़ती है और इसे पीछे टोकरी में डालती जाती पत्तियां, तो वैसे कॉटन बॉल्स को प्लग करती है महिलाएं और वो कॉटन बॉल्स को ऐसे पीछे डालती जाती है। तो यहाँ पे वही बताया गया, दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर, प्रोवाइड्स लिविंग टू फार्मर्स। कॉटन बॉल प्लकर्स, तो जो लेबर होती है जो कॉटन हाथ से तोड़ती है, एंड वर्कर्स एंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। अब क्या, वो आपने कॉटन निकाल लिया, ठीक है, वो कॉटन निकाल लिया, अपने उस कॉटन को क्या करना पड़ेगा? गिनिंग करना पड़ेगी। उस कॉटन के अंदर काकड़े रहते हैं, मतलब बीज रहता है, तो वो बीज को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वर्कर्स क्या करते हैं, उसकी गिनिंग करते हैं, स्पिनिंग, फिर वो कॉटन को धागा बनाते हैं और धागे से फिर कपड़ा बनाते हैं। तो आप देख रहे हो किसानों को, किसान के साथ साथ लेबर को, सबको क्या मिल रही है? सबको लाइवलीहुड मिल रही है, सबको काम मिलता है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। कोई फिर अब उस पर कपड़ा बन गया तो कपड़ा बनने आता है, कलर होगा डाई, तो डाइंग वालों को अलग जॉब मिलेगी, डिजाइन करने वालों को अलग जॉब मिलेगी, डिजाइनिंग, पैकेजिंग वाले, अब जैसे मान लो कपड़ा बन गया तो डब्बे के अंदर पैक होके आता है ना, शर्ट, कुर्ता वगैरह सब, तो पैकेजिंग वालों को अलग लाइवलीहुड मिलेगी, टेलरिंग एंड सिविंग, ठीक है। तो जो टेलर
मास्टर साहब होते हैं जो क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं, तो टेलरिंग एंड सीइंग वालों को भी, जो कपड़ा बनाएगा सीव करेगा, उसको भी जॉब मिलेगी। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। समझ में आया? तो ये इंडस्ट्री जो होती है, तो ये इंडस्ट्री ये सारे काम, जैसे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्रीज आल्सो। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हुई है। अब डाइंग हो रही है तो केमिकल और डाइज वालों को भी काम मिलेगा। पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि पैकेजिंग होती है कपड़ों की, तो पैकेजिंग मटेरियल इंडस्ट्री को मिल रहा है। इंजीनियरिंग वर्क्स, जैसे मशीन बनाना रहती है कपड़े सिलने के लिए, तो इंजीनियरिंग वर्क्स वाली इंडस्ट्रीज को भी काम मिलेगा। तो एक इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। समझ में आया? तो ये आपने उसका लोकलाइजेशन देख लिया, कैसे कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जॉब ओरिएंटेड है, वो देख लिया आपने। अब आगे बढ़े, और तो अब क्या है ना, एक चैलेंज जो आपको देखने को मिलता है, ये एक चैलेंज वाला पार्ट है। ठीक है, ये चैलेंज वाला पार्ट है। तो कॉटन टेक्सटाइल में क्या हो रहा है ना, आप स्पिनिंग करोगे, पहले कॉटन से आप धागा बनाओगे, तो स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र। जहां कॉटन निकला वहीं पे आपने उस कॉटन से धागा बना दिया। वो तो रुई थी, रुई समझते हो ना, जो बत्तियां बनती है, तो रुई थी, उस रुई से आपने धागा बना दिया। तो स्पिनिंग मतलब वही, स्पिनिंग मतलब धागा बनाना। तो वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, ये वो एरिया है जहां कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्पिनिंग जो है वो जहां कॉटन प्रोड्यूस होता है वहीं हो रही है। ठीक है, तमिलनाडु। while weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and design for weaving in cotton, silk, zari, embroidery etc. अब धागा बन गया, लेकिन उस धागे से बुन कर जो कपड़ा बनाया जाता है ना, वीविंग मतलब कपड़ा, वो कपड़ा लेकिन सेंट्रलाइज नहीं है, वो कपड़ा बनाने का काम हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं कि जहां कॉटन प्रोड्यूस हुआ, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वहीं के वहीं धागा बना दिया, उसका स्पिनिंग वहीं हो रही है, सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन वीविंग जो है, तो वीविंग जो है उस धागे से कपड़ा जो बनता है ना, बनारस में बनारसी साड़ी बन रही, महेश्वर में महेश्वरी साड़ी बन रही है, समझ में आ गया? तो कांचीपुरम साड़ी अलग बन रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से कपड़ा बुना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल स्किल्स को इनकॉर्पोरेट, मतलब जो कह सकते हो ना कि ट्रेडिशनल स्किल्स जो रही है, ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज जो रही है, वो जरूरी नहीं महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ही हो। तो धागा जहां प्रोड्यूस हो रहा है, कॉटन वहीं बन जाता है, लेकिन उस धागे से कपड़ा बनाना अलग अलग जगह पे होता है। तो यहां पे भी बताया गया कि वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन। ठीक है, तो ट्रेडिशनल स्किल्स को डिजाइन, वीविंग में जो डिजाइन अलग अलग क्षेत्र के लिए आना है, बनारसी साड़ी अलग रहेगी, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, महेश्वरी साड़ी अलग रहेगी। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज तरीके से वीविंग होती है। क्लियर हुआ? India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in country. Weaving is done by handloom, power loom, and in mills. ये एक चीज समझना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मैं चैलेंज बता रहा था ना तुम्हें, कि इंडिया में क्या होता है ना, धागा हम उत्तम क्वालिटी का धागा बनाते हैं, एकदम बेस्ट। ठीक है, तो इंडिया में वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी ऑफ यार्न मिल जाएगा आपको, लेकिन उतने अच्छे धागे को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमारे इतनी अच्छी मशीन ही है कि हम फैब्रिक उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी बताया गया कि इंडिया जो है, इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होता है स्पिनिंग का, बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी फैब्रिक। तो जो कपड़ा बनता है वो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। इसीलिए जापान जैसे देश क्या करते हैं, इंडिया से धागा बुला लेते हैं और कपड़ा बना के उल्टा हमें ही कपड़ा बेच देते हैं वापिस, किलो बेटा, ठीक है, फैब्रिक हमने बना दिया, अब तुम इससे कुछ भी शर्ट, पैंट, टी शर्ट, लुंगियां बनाओ। ठीक है, तो वो समस्या है। तो लो क्वालिटी फैब्रिक बनाने के कारण हम हमारा ही हाई क्वालिटी यार्न जो है उसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फैब्रिक जो बनता है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है। ये एक चैलेंज है। ठीक है, तो इंडिया इज वेरी गुड इन स्पिनिंग बट नॉट सो गुड इन वीविंग, ये ध्यान रखना। ट्रेडिशनल तरीके से जो छोटे स्तर पे चल रही है वो तो चल ही रही है, जैसे हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे खादी बनता है तो खादी बनाने वाले हैंडस्पन जो वर्कर्स हैं, जो हाथ से खादी बना रहे हैं, अपने घर में छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री चला के कपड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वाई महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी, ताकि सेल्फ क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कि आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, कपड़ा बनाते आता तो खुद कपड़ा बना लो। तो इसलिए महात्मा गांधी बोलते थे कपड़ा बनाओ, चरखा चलाओ, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज देन द पावर लूम एंड हैंडलूम? आ जाओ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन देगा मैं समझा देता हूँ। जैसे दो तरह से प्रोडक्शन होता है, एक मिल्स में होता है प्रोडक्शन, बड़ी बड़ी मिल्स जो होती है
उनमें खूब प्रोडक्शन होता है। और एक प्रोडक्शन होता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। पावर लूम और हैंडलूम लोग घर से चला सकते हैं, जैसे आजकल वर्कर्स के पास में पावर लूम होती है, अपने घर में रख ले तो घर में ही 2 दिन में एक साड़ी बना दी, 2000 रुपए में बेच दी, इस टाइप से सिस्टम चलता है। तो सवाल ये है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज। तो मिल्स में, फैक्ट्रीज में कपड़ा कम बने, घरों में ज्यादा बने, ऐसा क्यों? बताओ, किसको समझ में आया क्वेश्चन? चाइनाज शॉप क्लोथ्स आर इन इंडिया। आदर्श मिश्रा, यार ये 2-4 बच्चों को तो ब्लॉक कर दो यार, आज कर दूं क्या मैं आंखें आंखें जाते जाते? जिगर लीडर ऑफ नेक्स्ट टॉपर, ले भाई एक बच्चे ने नाम रख लिया जिगर लीडर ऑफ नेक्स्ट टॉपर। अब है क्या नहीं सब कुछ पता चल जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा तो वो रखो। चलो, क्योंकि वेरी गुड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमारे यहां बहुत सारे लोग जो हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज में छोटे स्तर पे अपने अपने घरों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट बचाए रखना है तो मिल सेक्टर लूमेज जो है, जो मिल से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको थोड़ा कम रखना होगा। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, चैलेंज फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लोकलाइजेशन क्या है। तो ये चैलेंज पे एक क्वेश्चन बन सकता है और लोकलाइजेशन पे एक क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल तो ही। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी कंप्लीट हो गई है। अब वैसे ही आते हैं अपन क्या, जूट पे। जूट समझते हो जूट क्या होता है? सुतली बोलते हैं, सुतली। सुतली बम फोड़ा? कितने लोगों ने दिवाली पे सुतली बम फोड़ा? देखो, एक तो होते हैं सुतली बम फोड़ने वाले वो लोग जो क्या करते हैं, कागज के ऊपर सुतली बम रखते हैं, कागज में आग लगाते हैं, 1 किलोमीटर दूर जाके खड़े हो जाते हैं और कान में से उंगली डाल लेते हैं। ठीक है, और फिर सुतली बम फूटता है। फिर दूसरे ये होते हैं क्या कि वो बम को रखते हैं और अगरबत्ती जाते हैं, थोड़ी बम की बत्ती छील लेते हैं, बत्ती छीलने के बाद में थोड़ा सा लगा के फिर भाग के आ जाते हैं और फिर वो बम फूटता है, दूसरी कैटेगरी के लोग। और तीसरा होते हैं भाई साहब खूंखार लोग, जिनका बस चले तो वो क्या है, ऐसा बम जला के जेब में रख लें। वो क्या करते हैं, वो जलते दिए में से ऐसा बम लेते हैं और जलाते हैं और ऐसा देखते हैं और फिर उछालते हैं। एक बार इनके हाथ में अगर वो सुतली बम फूट गया ना, इंक्लूडिंग मी मैं भी। और फटाके फोड़ने का भी क्या है ना, आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता जाता है। तो दिवाली का जो आप पहला फटाका फोड़ते हो, उस पहले फटाके में आप थोड़ा डर डर के फोड़ते हो कि यार वो ना हो जाए। और जैसे फोड़ते फोड़ते 1 घंटा हो गया, फिर क्या है ना, फिर आप फटाके नहीं फोड़ रहे हो, फिर आप मस्ती कर रहे हो, सुतली बम जला के यहीं फेंक दिया आजू बाजू में लोगों के। ठीक है, तो ये जो इंसान है ना, इंसान धीरे धीरे कंफर्टेबल जो होता है, उसका एक क्लासिकल एग्जांपल है दिवाली के पटाखे फोड़ना। समझ गए? थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं सर हम सब। चलो आ जाओ। तो अब जूट, हाँ कहां से कहां पहुंच गए, वो जो सुतली बम के ऊपर जो सुतली लगी रहती ना, जो रस्सी बंधी रहती रस्सी बम के ऊपर, वो होती है सुतली, जूट वही होता है। ठीक है, तो जूट क्या है वो पता है, वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जूट टेक्सटाइल भी, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि खेती करके जैसे कॉटन ग्रो किया जाता है, वैसे ही जूट भी ग्रो किया जाता है। और जूट जब ग्रो होता है तो उस जूट को क्या किया जाता है, उस जूट को फिर अलग अलग पर्पस से यूज किया जाता है। जूट के कपड़े भी बनते हैं, ठीक है, जूट के रग्स भी बनते हैं, जूट सुतली बम पे भी यूज होता है, जूट ऐसे भी इस्तेमाल होता है घर में जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बांधने बांधने के लिए, मल्टीपल पर्पसेस है। ठीक, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के बाद में सेकंड पोजीशन पे कोई अगर आता है रॉ जूट का तो वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री ज्यादा है, लेकिन जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है ना, जहां खेती होती है, तो बांग्लादेश में ज्यादा होती है। तो इंडिया इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड सेकंड प्लेस एज द एक्सपोर्टर। सॉरी गड़बड़ हो गया। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूसर रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है, लेकिन इंडिया जितना जूट बनाता है ना खुद ही कंज्यूम कर लेता है, और बांग्लादेश जितना जूट बनाता है तो वो जूट बना के एक्सपोर्ट कर देता है। तो सबसे ज्यादा बाहर पहुंचाने वाला देश जूट उनके देश से बांग्लादेश है, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया है। बाकी प्रोड्यूसर में तो इंडिया ही है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। ठीक है, खेती करके जो होता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल।
मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। अब अगेन यहां पे लोकलाइजेशन हो गया। सवाल बनता है कि क्यों क्यों रॉ जूट जो है, मोस्ट ऑफ द रॉ जूट जो है वो हुगली रिवर जो है ना, हुगली रिवर कौन सी है, क्लास 9th याद करो जरा। गंगा रिवर से, जो गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटी निकल के आती है भागीरथी हुगली जो वेस्ट बंगाल में है, तो अधिकतर जो जूट मिल्स है वो हुगली रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, हुगली रिवर के किनारे किनारे पे। क्यों? क्योंकि जूट जो है ना, जूट को बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है, जूट इंडस्ट्रीज को, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है। तो वो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पानी वगैरह सब कहां मिलेगा, इन्हीं बेल्ट्स पे मिलेगा। समझ में आया, रिवर बेल्ट्स पे मिलेगा। तो इसीलिए रिवर बेल्ट्स के आसपास ही लोकलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अगर जूट मिल की बात करें तो द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1855 एट ऋषिरा। पहली जूट मिल जो है कोलकाता ऋषिरा में स्टैब्लिश हुई थी 1855 में। ध्यान रखना, फैक्ट्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर हुआ? आफ्टर पार्टीशन जैसे अगर आप देखेंगे तो एक दिक्कत हुई कि जितनी जूट मिल्स थी ना वो इंडिया में ही रह गई। जूट मिल्स कोलकाता के आसपास बहुत सारी थी जहां पे जूट से उसका फैब्रिक बनाया जाता है, लेकिन 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। क्योंकि पहले तो इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था, फिर क्या हुआ जब पार्टीशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया है जो कि आज का बांग्लादेश है। ठीक है, तो इंडिया वाज लाइक अ फादर, उसमें से हिस्से हुए, 2 बेटे निकले। कौन कौन से? एक पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान, और फिर ईस्ट पाकिस्तान भी बाद में बांग्लादेश बन गया, तो ग्रैंडसन हो गया वो। तो वैसे करके जैसे अगर आप देखोगे तो वो फैमिली ट्री के माध्यम से समझाना चाहा मैंने, किसी को कोई किसी प्रकार से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं। तो बांग्लादेश भी इंडिया में से ही निकला है, और पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। तो जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो 1947 में क्या हुआ कि जूट टेक्सटाइल मिल्स जो है ना वो इंडिया में रह गई, और जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, तो मेजर एरिया 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है, तो इट वेंट टू बांग्लादेश, वो बांग्लादेश में चले गया। ठीक है, फिर हमारे यहाँ जूट प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो बांग्लादेश जूट प्रोड्यूस करता था और एक्सपोर्ट कर देता था हमें, तब हमारी इंडस्ट्रीज चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो अब धीरे धीरे जूट प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज्यादा होने लगा, हमारा एरिया भी तो ज्यादा है ना बांग्लादेश से, कितने बांग्लादेश निकाल सकते हैं हम। समझ में आया? तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? लोकलाइजेशन अपन अब देखें आगे, तो अधिकतर जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो कहां लोकेटेड है। जैसे अगर आप ये देखोगे ना तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे मुर्शिदाबाद में है, फिर उसके बाद में और ये देखोगे तो ये पूरा पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, उज्जैन, देवास, इधर पे बड़ोदरा, सूरत, तो ये महाराष्ट्र इधर ज्यादा है। उसके अलावा जैसे मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, यहाँ यहाँ कहीं कहीं है। ठीक है, ये तमिलनाडु में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ? तो ये कॉटन टेक्सटाइल हो गया, और जूट में अपन पढ़ रहे हैं। जूट में लोकलाइजेशन की अगर बात करें ना, ये पूरा लोकलाइजेशन पे ही आंसर दिया गया है। ये पूरा लोकलाइजेशन पे ही आंसर दिया गया है। लोकलाइजेशन, ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ये लोकलाइजेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री नियर हुगली रिवर। हुगली रिवर मतलब वेस्ट बंगाल के आसपास पे पूरी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। क्यों है? तो देखो वही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पूरे यहां पे बताए गए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ जूट इंडस्ट्रीज इन हुगली बेसिन, प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। अब ये वो एरिया के आसपास के क्षेत्र है जहां पे जूट प्रोड्यूस भी होता है, तो भैया रॉ मटेरियल यहीं से मिलेगा, यहीं से उठाएंगे, यहीं से फैक्ट्री में डाल देंगे, है ना। तो प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया आसपास से मिल जाएगा आपको सारा। प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकी, नजदीकी तो समझते ही होंगे तुम। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, सबसे पता है चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। नाव में भरो, ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, नाव चप्पू चलाओ उधर ले जाती है। ठीक, तो चीपेस्ट मींस ऑफ, क्योंकि बल्क में बहुत सारा सामान एक साथ जा सकता है, चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो अब क्योंकि हुगली रिवर के आसपास रिवर पे वो चलती है फेरीज वगैरह, तो उससे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट मिल गया यहाँ पे। वाटर पियो इसी बात पे, चेयर्स। क्लियर हुआ? अबे क्या चल रहा है ये चप्पू? हाँ चलो, फिर क्या हो रहा है? इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट,
सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवेज है यहाँ पे, रोडवेज है, वाटरवेज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। ठीक है, अब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पानी चाहिए रहता है प्रोसेसिंग के लिए, तो अबेंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, रॉ जूट को आपको प्रोसेस करना तो उसके लिए पर्याप्त पानी मिल जाएगा। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, यह पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे लोग कम पैसे में भी काम करते हैं, तो चीप लेबर मिल जाती है इन एरिया से, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सारा। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, रॉ मटेरियल मिल गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केट भी मिल जाएगा। तो कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो कोलकाता में बैंकिंग वगैरह सब हो जाएगा, एक्सपोर्ट करने के लिए भी मार्केट भी मिल जाएगा, तो सारी चीज हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नियर हुगली रिवर बेसिन। इसी पे क्वेश्चन बनता है। और तो जूट इंडस्ट्री भी हो गई अपनी। अब वैसी एक और इंडस्ट्री कौन सी है, शुगर इंडस्ट्री। आ जाओ, तो शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें ना, तो शक्कर बनती है। अब शक्कर कैसे बनती है, हाँ सर शक्कर तो ब्लिंकिट पे बनती है। आजकल के बच्चे जो है ना, ये बड़ा दुविधा हो गई, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको कोई एक्सपोजर है ही नहीं। तो अब जब प्रैक्टिकल नॉलेज से कोई एक्सपोजर है नहीं, तो एक मीम चल रहा था क्या कि सब्जियां कहाँ मिलती है, तो सब्जियां ब्लिंकिट पे मिलती है, एक बच्चे ने बोल दिया। ठीक है, छोटे बच्चे ने, क्यों, क्योंकि वो तो ये देख रहा है कि घर में वहीं से आती है। ठीक, तो अब वैसे अगर शक्कर की बात करूं, तो शक्कर कैसे बनती है, तो शक्कर इंडस्ट्रीज में बनती जरूर है, लेकिन शक्कर एक एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है ना, खेती से रॉ मटेरियल आता है और उस रॉ मटेरियल से शक्कर बनाई जाती है। मेरे लाल पप्पू क्यों रो रहा है तू, कहीं नहीं जा रहा कोई तुझे छोड़ के, पढ़ ले चुपचाप क्लास में। समय है ना रोने के लिए, समय आएगा अभी जब आखिरी क्लासेस होगी तब रोना है, अभी नहीं। ठीक है, चलो ओके। तो जैसे अगर अपन देखें शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो इंडिया स्टैंड्स एज दी सेकंड, इंडिया स्टैंड सेकंड एज दी वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। अगेन सेकंड, फर्स्ट कौन है, चाइना नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ चाइना नहीं है, बताओ यहाँ कौन है। ठीक है, तो इंडिया जो है तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस है। फर्स्ट आ गए किस चीज में, जो शुगर के और सब्सिडरी प्रोडक्ट्स है, जैसे गुड़ और खंडसारी जो है। ठीक है, खंडसारी भी एक तरह का गुड़ ही होता है, जैगरी जो होती है ना। तो शुगर के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, गुड़ और खंडसारी के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग अप ऑल दीज स्वीट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो सारा मीठा पदार्थ बनता है, ये किससे बनता है पता है, ये बनता है शुगर केन से। तो ये जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इस शुगर इंडस्ट्री में, ये बहुत बल्की होता है। ट्रक भर भर के गन्ने जाते हैं। अभी कल 11 थी, 11 पे तुम्हारे घर में गन्ने आए, कितने लोगों को गन्ने आए, पढ़ लेना। नहीं तो बेटा वो गन्ना जब सूख जाता है ना, तो पापा उसी गन्ने से जो बजाएंगे ना तुम्हें, सोच लेना। तो एग्जाम आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। तो रियलाइजेशन करवा दिया सर। तो रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है शुगर इंडस्ट्री में बहुत बल्की होता है, बहुत बहुत सारे अमाउंट में लेके आना होता है। ठीक है, इस बल्की एंड इट्स हॉलेज एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। और एक और समस्या क्या है ना शुगर केन के रॉ मटेरियल, मतलब शुगर इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के साथ, कि शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है, शुगर केन। और शुगर केन एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। पेरिशेबल प्रोडक्ट कैसे है, एक्सपेरिमेंट करना सब। आपके घर में जो गन्ना आया ना, उस गन्ने को 20-25 दिन अगर रखा रहने दोगे आप, तो वो गन्ना सूख के एक लकड़ी बन जाएगा, और नहीं पड़ोगे तो वही लकड़ी से तुम्हारी पिटाई होगी। तो वो क्या होता है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो गन्ना है उसका रसीलापन जो है, वो रसीलापन कम हो जाता है। मतलब कि जैसे ही कटा वो गन्ना, तो गन्ना कटने के बाद क्या रहता है, वो गन्ना कटने के बाद बहुत ज्यादा क्या रहता है, जूसी रहता है। लेकिन जब वो गन्ने को काटने के बाद आप ट्रांसपोर्ट करोगे, यहां से वहां ले जाओगे, तो यहां से वहां ले जाने में समय लगेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन में ये हॉलेज वर्ड जो लिखा है ना, एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। हॉलेज मतलब कि इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना,
तो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में उसके अंदर जो मीठापन है, सुक्रोज कंटेंट मतलब जो उसके अंदर मिठास है, जो जूसीनेस है, वो कम होती है। और अगर जूसीनेस कम होगी तो दिखती बात है कि उस गन्ने से जितनी शक्कर बनेगी वो कम शक्कर बनेगी। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, कहानी समझ में आ रही? तो यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री का एक मैं डायनामिक्स बता रहा हूं कि शुगर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो पेरिशेबल होता है, विद टाइम उसकी क्वालिटी घटती जाती है। ठीक है, तो और रॉ मटेरियल भी बल्कि है तो ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन में उसका सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होता है, मतलब मीठापन रिड्यूस होता है। तो इसीलिए जो अधिकतर शुगर इंडस्ट्रीज की जो मिल्स होती है ना, तो द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो इन्हीं स्टेट्स में शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स है जहां शुगर कैन प्रोड्यूस होता है। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, क्योंकि यहां गन्ने की खेती ज्यादा होती है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, so it is ideally suited to the cooperative sector। और देखो ये इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल साल भर नहीं आएगा आपके पास, ये इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल साल भर तो आना ही नहीं आपके पास। जब गन्ने की कटाई होगी तभी गन्ना मिलेगा और तभी इंडस्ट्री चलेगी। तो इसके लिए क्या होता है, ये इंडस्ट्री एक सीजनल नेचर की इंडस्ट्री है कि जब फसल कट के आई गन्ने की तब शक्कर बना लेंगे और फिर शक्कर की बोरियां जो उनका पहाड़ बना लेंगे और फिर बेचते रहेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे वो बताया गया कि दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, आइडियली इट इज सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। इसीलिए क्या है ना कि पूरे समय कोई एक आदमी नहीं चला सकता है, सीजनल नेचर की है। जब फसल कटेगी किसान अपने अपने गन्ने लाएंगे, अपने अपने गन्नों से शक्कर बनाएंगे और शक्कर बना के बेचेंगे। तो कोऑपरेटिव सेक्टर बेस्ट सूटेड है इस इंडस्ट्री को। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस सो? तो सिंपल है, क्योंकि यहां पे एक आदमी जो है वो पूरी चीजें मैनेज नहीं कर सकता। यू विल नीड अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन अ स्पेसिफिक सीजन एंड रेस्ट ऑफ द सीजन यू आर फ्री। तो उस सीजन में इतना सारा रॉ मटेरियल एक आदमी मैनेज नहीं कर सकता, तो इट इज बेटर कि सारे लोग अपने अपने गन्ने एक साथ लाएं और एक साथ शक्कर बनाए। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को बेस्ट सूट करती है शुगर इंडस्ट्री। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? समझ में आ गया? हैप्पी बर्थडे भैया, जिन भी बच्चों का जन्मदिन है। क्लियर हुआ? तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में पता चल गया। शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो आपको 60% ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, क्योंकि वहां शुगर केन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो लेकिन रिसेंट ईयर में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला है। इन रिसेंट ईयर्स देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। तो रिसेंट ईयर्स में आपको देखने को मिला कि शुगर इंडस्ट्री जो है ना साउथ की तरफ और वेस्टर्न स्टेट्स जो है जैसे महाराष्ट्र वगैरह, यहां पे भी शुगर इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है पता है? Especially in Maharashtra, this is because cane produced here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensures longer crushing season. Moreover, the cooperatives are more successful in these states। देखो, तो ये एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। रीजन ध्यान रखना क्या कि क्यों क्यों इंडस्ट्री साउथ की टुवर्ड्स स्पेशली इन महाराष्ट्र शिफ्ट हो रही शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि महाराष्ट्र में क्लाइमेट थोड़ा सा कूलर क्लाइमेट है व्हेन कंपेयर्ड विद बिहार एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है, तो कूल क्लाइमेट होने के कारण क्या होता है ना कि क्रशिंग पीरियड ज्यादा मिल जाएगा, तो उसके अंदर का जो सुक्रोज कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होगा। जहां नमी रहती है वहां देखते हैं आप चीजें धीरे धीरे खराब होती है। गर्मी रहेगी तो ज्यादा उसके अंदर से इवोपरेशन हो जाएगा और ज्यादा जल्दी पेरिश होगा गन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे कूलर क्लाइमेट गिव्स यू हायर क्रशिंग सीजन, प्लस इन स्टेट्स में जो गन्ना बनता है, जो केन प्रोड्यूस होता है, उस केन का सुक्रोज कंटेंट हाई रहता है, उसके अंदर जो मिठास रहती है वो ज्यादा रहती है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज अब साउथ की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, महाराष्ट्र में साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्लियर हुआ? वेस्टर्न और सदर्न तरफ साइड पे। तो ये था आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में अपन ने 3 इंडस्ट्रीज पढ़ी बाबू। कौन कौन सी 3 इंडस्ट्री पढ़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में? ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में 3 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी पढ़ी बताओ? तो हमने पहली इंडस्ट्री जो पढ़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में वो थी हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्री जो अपन ने पढ़ी वो थी हमारी जूट इंडस्ट्री, और तीसरी इंडस्ट्री अपन ने शुगर इंडस्ट्री पढ़ ली। क्लियर हुआ? अब इसके जुड़े हुए क्वेश्चन देख लो, जरा क्वेश्चन देख लो, फिर अपन मिनरल्स का एक आयरन वाला और पार्ट उठाएंगे। तो क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए गए। एक दिया असर्शन मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज लोकेटेड इन अ नैरो बेल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। बताओ। बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको? हाँ जी,
सिलेबस कब खत्म होगा? देखो अपना सिलेबस अब क्या है, इसके बाद में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की एक क्लास और एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, 2 क्लास और, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वंशिका विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू और वंशिका, तो खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ मैसेज सबके दिख रहे बेटा, आंसर सेलेक्ट करो फटाफट। वेरी गुड, 63% बच्चों ने सही आंसर सेलेक्ट किया। वाह 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 वाह। देखो असर्शन रीजन का ना एक टेक्निक होता है बाबू। असर्शन रीजन का एक टेक्निक क्या होता है, बड़ा सिंपल सा, कि आपको ये देखना होता है कि क्या असर्शन सही है, हाँ सही है, क्या रीजन सही है, हाँ सही है। अब दोनों सही है तो फिर असर्शन को क्वेश्चन बनाओ कि क्यों मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द नैरो बेल्ट ऑफ, मतलब नियर दी हुगली रिवर। तो उसका रीजन ये है बिकॉज दे आर, बिकॉज वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, ये सब कुछ। लेकिन रीजन तो कुछ अलग ही बात बोल रहा है, तो इसीलिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, बट रीजन अपने आप में तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, ठीक है, अब देखो क्या है, स्टडी दी फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलोज 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर आप देखोगे, एक्सप्लेन दी added value products in the textile industry on the basis of above flow chart। above flow chart के हिसाब से जैसे अगर हम देखें तो above flow chart के हिसाब से added value above flow chart के हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो added value products in the textile industry on the basis of flow chart। added value products क्या है? तो जैसे फाइबर का प्रोडक्शन हो गया, अच्छे समझना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फाइबर का प्रोडक्शन होने के बाद में रॉ फाइबर जो बना, तो रॉ फाइबर में जब स्पिनिंग होती है तो एडेड वैल्यू प्रोडक्ट यू विल गेट यार्न्स। रॉ फाइबर जो आपको मिला, ठीक है, कॉटन की जैसे बॉल्स मिली, तो उन बॉल्स को जब आपने स्पिन करा तो आपको यार्न मिला, तो यार्न एक एडेड वैल्यू प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड फैब्रिक मिला, तो ये फैब्रिक, यार्न को जब आपने क्या किया, वीविंग नीटिंग, उससे बुनाई करी, तो फैब्रिक आपका सेकंड एडेड वैल्यू प्रोडक्ट हो गया। एडेड वैल्यू मतलब क्या है कि आफ्टर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस व्हेन द प्रोडक्ट्स फॉर्म इज चेंज्ड। ठीक है, तो आप एक प्रोसेस करते हैं वीविंग नीटिंग का और उसका फॉर्म चेंज होकर फैब्रिक बन जाता है। फिर आप एक प्रोसेस करते हो डाइंग फिनिशिंग का, तो फिर आप क्या बना देते हो, गारमेंट बना देते हो। समझ गए ना, ऐसा सिस्टम चलता है। ये एडेड वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं इस चेन में। क्लियर हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन 2022 में भी आया था, विच इज द बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिक मटेरियल क्या है? फाइबर चाहिए रहता है आपको, ये बेसिक मटेरियल हो गया फर्स्ट, फाइबर। गिव वन एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अब आप एक एग्जांपल ये दे सकते हो, व्हेन वीविंग नीटिंग टेक्स प्लेस इन यार्न फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया? तो व्हेन वीविंग, ऐसे लिख सकते हो, व्हेन वीविंग एंड नीटिंग, नीटिंग मतलब बुनना और मांजना, टेक्स प्लेस in yarn, it is converted to फैब्रिक। वीविंग नीटिंग जब होती है तो यार्न जो है वो क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है। समझ गए? Why does the textile industry occupy an important position in Indian economy? टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो व्हाई डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करता है? तो अब आप इसमें सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, फिर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज के बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज, और क्या लिख सकते हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे एक एक पॉइंट्स बनाना रहेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पोजीशन कैसे आता है। सेल्फ रिलायंट, कंप्लीट इन वैल्यू चेन, और एक और कुछ पॉइंट लिख सकते थे यार, इसके पूरा, हाँ,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। सिग्निफिकेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे कारण हैं कि व्हाई डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल प्रोडक्शन की एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, वो इन कारणों से होती है। क्लियर हुआ? चलो चलो पिछले वाले क्वेश्चन के लीडर बोर्ड का नाम बता देता हूं, एक बार नाम पता सारा। अब अपन ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो पढ़ लिए, अगली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हमारे पास जो है वो कौन सी है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अभी पढ़ेंगे थोड़ा, पढ़ लेना थोड़ा और, पढ़ लो थोड़ा और, 3 दिन की और बात है मेरे लाल पप्पू। तो मैं अभी फिर बता रहा हूं कि आरंभ अंत नहीं है, ये अभय की शुरुआत के लिए एक शंखनाद है। हमने जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है क्रैश कोर्स के लिए, और बेहतरीन फाइनल टचअप के लिए विल सी यू ऑल इन दी अभय। ठीक है, तो रोना गाना मत मचाना, ज्यादा छाती ना पीटो। प्रिया, प्रियांशु कुमार पाल, नीरज, किरण कुमार पाटिल, कुणाल, अफसरा, रितेश, अयान, किवी, प्रिंस और स्नेह। बहुत बढ़िया बच्चे, सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे। चलो पोल आया था। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से क्या समझ में आता है आपको बताओ। तो जैसे अपन ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखी, उस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में अपन ने क्या देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल मिल रहा है आपको, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या है कि आपको पता चलता है कि आपको मिनरल्स से रॉ मटेरियल मिल रहे हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपको पता चल रहा है कि आपको मिनरल्स से रॉ मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपको पता चल रहा है कि आपको मिनरल्स से रॉ मटेरियल मिलते हैं। क्लियर हुआ? बोर्ड मैराथन में, अबे बोर्ड्स की मैराथन यूट्यूब पे होगी, चिंता क्यों कर रहे हो? ना चिंता करो बाबू, सब सब होगा। तुम्हें यार, एक तो आदमी क्या ना, आज में नहीं जीता है, वो कल की चिंता कर करके आज भी नहीं जी पाता है। आज जियो ना चिल करके, सब पढ़ा तो रहे हैं। ठीक है, कोई गल नहीं भैया पढ़ा दो कोई गल नहीं भैया पढ़ा दो। ठीक है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है बाबू? देखो कि इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल एंड मेटल एज देयर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री जो मिनरल्स और मेटल्स को एज देयर रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। तो कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? तो बहुत सारी है, आयरन एंड स्टील हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या करती है, मिनरल्स को, मेटल्स को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती है, आबरा का डाबरा करके कुछ बना देती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसको अपने को समझना है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। तो आयरन एंड स्टील होता क्या भाई साहब? आयरन एंड स्टील जैसे समझोगे ना, तो लोहा जो होता है, ठीक है, और स्ताप जो होता है, स्ताप यानी स्टील होता है। तो ये इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहलाती है। अब इनको आयरन और स्टील ऐसा रोड पे पड़ा नहीं मिल जाता है, ये आयरन और स्टील मिलता है कहाँ? इंडस्ट्रीज में। और इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है? इंडस्ट्रीज में होती है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में, ठीक है, मिनरल्स की प्रोसेसिंग होती है, रॉ मटेरियल की, ओर्स की, और उन ओर्स को प्रोसेस करके फिर वो लोहा बनाते हैं, और उस लोहे से फिर छड़ी बना देंगे, लोहे से मशीन बना देंगे, लोहे की बॉल्स बना देंगे, अलग अलग चीजें बना देंगे, है ना। तो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, तो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। ठीक है, तो हैवी, मीडियम, लाइट सारी इंडस्ट्रीज जो है, तो हैवी, मीडियम, लाइट सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी, देखो सिंपल चीज है, अगर मुझे कोई भी इंडस्ट्री चालू करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर पढ़ाने का ही काम चालू करना है,
तो भी मुझे मशीनरीज चाहिए रहेगी, और वो मशीनरीज बनेगी किससे? लोहे की मशीन से, है ना। अगर मान लो मुझे यही चाहिए था, तो इसे बनाने के लिए भी एक मशीन का इस्तेमाल लिया होगा, और वो मशीन किससे बनी होगी? लोहे से। तो लोहे की मशीन भी कहां बनी होगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। तो इस तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री, उसको चलने के लिए जो मशीन चाहिए रहेगी, वो मशीन तो अल्टीमेटली आयरन स्टील इंडस्ट्री में बनेगी ना। तो स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। अब स्टील का इस्तेमाल देखो आप, तो वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स बनाना है आपको, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाना है, डिफेंस का, मेडिकल का, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। आपके घर में वो बर्तन जो आप खाने भूख लगने पे ठोकते हो, ठीक है, वो बर्तन से लगा के आपके घर को बनाने के लिए, जो इमारत खड़ी करने के लिए जो आयरन रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ आयरन स्टील से आ रहा है, ठीक है। तो दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन आवर लाइफ, ठीक। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि किस देश में कितना आयरन स्टील प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन हो रहा है, उस चीज से यह पता चलता है कि वो देश कितना आगे ग्रो करेगा। मतलब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। क्या सर, स्टील के बर्तन में खाना खाने के बाद स्टील भी खाना होता है क्या? आप बोल रहे हो ना प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील। नहीं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील मतलब, अब देखो ऑब्वियस है कि स्टील को इंसान तो खाएगा नहीं कि गज 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 खा गए, ठीक है। स्टील को कंज्यूम करना मतलब कि अगर आप आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ बनाने में ही कर रहे होंगे, और जब आपका आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके देश में डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहां पे वही लिखा है कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, कि किसी देश में विकास हो रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल, मेरे ऑफिस का बिजली का बिल तो बहुत आ रहा है भैया, इसका मतलब क्या है कि तुम ऑफिस में काम कर रहे होंगे तभी तो बिजली का बिल आ रहा है, ग्रोथ हो रही है तभी तो बिजली का बिल आ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी एक ग्रोथ का इंडिकेटर होता है, तो वैसे आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कंजम्पशन भी ग्रोथ का इंडिकेटर है। आयरन एंड स्टील लोग ऐसा नहीं कि दबा के बूर दे रहे हैं कि हाँ बस बस दबा दिया जमीन के नीचे, खत्म हो गया काम। उसका इस्तेमाल जब ही होगा जब कुछ बन रहा होगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो आयरन स्टील इज अ हेवी इंडस्ट्री because all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost, ठीक है। तो आयरन और स्टील जो होता है, तो आयरन स्टील का जैसे अगर हम बात करें, आयरन स्टील इज अ heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और इस कारण से क्या होता है, जब जैसे आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल लाना तो भी ट्रक भर के लाना पड़ रहा है, इधर से उधर ले जाना पड़ रहा है तो भी ट्रक भर के लाना पड़ रहा है, तो इसके कारण क्या कॉस्ट बहुत हैवी आती है, ठीक है। इसके कारण कॉस्ट बहुत हैवी आती है। तो आयरन ओर को, हाँ मतलब सिंपल चीज समझना है कि जैसे अपने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री में आती है। अब हैवी इंडस्ट्री में क्या होता है ना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना रहता है तो कॉस्ट बहुत आता है, और ट्रांसपोर्टेशन क्या करना होगा, रॉ मटेरियल का। तो इसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या लगता है, तो जैसे अगर आप देखेंगे आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। आयरन ओर तो ओर है जिसमें से आयरन निकालोगे आप, कुकिंग कोल क्या है, क्योंकि वो ओर को पिघलाना होता है, तो पिघलाने के लिए आपको कोल का इस्तेमाल होता है, तो कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन मतलब चूना। लाइमस्टोन की क्यों जरूरत पड़ती है, साइंस पढ़ा दूं क्या? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना कुछ, जिसमें क्या है कि लाइमस्टोन जब जलता है तो लाइमस्टोन के जलने से चूने के CaCO4 क्या क्या होता है, वो उसके जलने से जो इंप्योरिटीज रहती है आयरन ओर में, वो इंप्योरिटीज लाइमस्टोन खींच लेता है, और जो बचता है वो आयरन बच जाता है, ठीक है। तो जब जलाया जाता है, हीट किया जाता है लाइमस्टोन को और आयरन ओर को कोकिंग कोल की मदद से, तो इंप्योरिटीज निकल जाती है और आपके पास जो बचता है वो आयरन बचता है। तो इसीलिए क्या है ना, 4:2:1, मतलब अगर 4 किलो आयरन ओर है तो 2 किलो आपके पास में कोल चाहिए रहेगा और 1 किलो आपको लाइमस्टोन चाहिए रहेगा। तो 4:2:1 के रेशियो में आपको ये तीनों मटेरियल चाहिए रहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, जिससे आप क्या करते हो, आयरन ओर से आयरन निकाल लेते हो। some quantities of manganese are also required to harden the steel। जब आयरन ओर के अंदर मैंगनीज मिला दिया जाता है ना, तो वो स्टील बनता है और स्टील को और हार्ड करता है, ठीक है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। अब देखो चाहिए क्या क्या आयरन और स्टील बनाने के लिए, कोल चाहिए, मैंगनीज, हाँ कोल चाहिए, मैंगनीज थोड़ा चाहिए रहता है, और लाइमस्टोन चाहिए रहता है, और आयरन ओर चाहिए रहता है। तो इसीलिए आइडियली कहां लोकेट करें इंडस्ट्री को, जहां पे ये सारी चीजें मिल जाए। तो रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट आल्सो नीड्स एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये भी ध्यान रखना है, इंडस्ट्री को वहीं लगाएं जहां से ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से हो सके।
ठीक है, तो ये वो हिंट दे रहे तुम्हें कि लोकलाइजेशन कहां होना चाहिए। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो नीड अ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर्स। और इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर आप देखोगे, इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है कंट्री का, कहां है भाई साहब, ये वाला रीजन जो है छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है, तो बेस्ट लोकेशन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्यों है अब मैं समझाता हूं। देखो, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में पढ़ा था अपन ने क्या, कि यहां पे जैसे आप देखेंगे तो ओडिशा झारखंड बेल्ट है, जहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आयरन ओर वगैरह मिल जाएगा, है ना। फिर यहीं जैसे अगर आप देखोगे तो ये दुर्गापुर, बोकारो, ये वो एरियाज है जहां पे आपको कोल भी मिल जाएगा। कोल भी मिल गया, तो कोल मिल गया, आयरन ओर मिल गया, लाइमस्टोन भी आसपास से आ जाता है। इसके पास में आप देखोगे पैराद्वीप पोर्ट है, पैराद्वीप पोर्ट है, इधर वेस्ट बंगाल पोर्ट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल पोर्ट है, पैराद्वीप पोर्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गया। तो ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, लेबर मिल जाएगी आपको ये पॉपुलेटेड एरियाज में से, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इन एरियाज से, ओडिशा वगैरह, यहां से लेबर मिल जाएगी। तो लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल सब कुछ मिल गया। और इन्हीं चीजों के चलते जो बेस्ट लोकेटेड मतलब बेस्ट लोकेशन रहेगी, वो बेस्ट लोकेशन कौन सी रहेगी, छोटा नागपुर प्लेटू वाली रीजन, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन जो रहेगा बेस्ट लोकेशन के पार्ट में आ जाएगा। क्लियर हुआ? किधर चलेगा, हाँ, तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो बेस्ट लोकेशन की उसमें कैटेगरी में आ जाएगा। तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन has the maximum concentration of iron and steel industry in the country. It is largely because of the relative advantage of this region has for the development of this industry. क्या relative advantage है? Low cost of iron ore मिल जाएगा, high grade of raw material in proximity आसपास मिल जाएगा, cheap labor मिल जाएगा, vast growth potential in the home market plus nearby ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट्स भी मिल जाएंगे, पैराद्वीप और कोलकाता वगैरह जो है ना। तो इसके लिए आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बेस्ट सूटेड लोकेशन छोटा नागपुर प्लेटू होती है। तो यही अगेन लोकलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था ना, वो लोकलाइजेशन वाला क्वेश्चन यहां बन जाएगा आपका। समझ गए? लोकलाइजेशन वाला क्वेश्चन, लोकलाइजेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। गॉट इट? अब आ जाओ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पे। आयरन एंड स्टील जैसे एक इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, बस ये लास्ट है, एक और इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो एल्यूमिनियम है। मैप बताया ना बाबू, ये मैप की अपन एक अलग से क्लास भी करेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें यहां भी रह रही है, ये किधर गई, ये वाली, जैसे यहां पे बताया गया प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट में रॉ मटेरियल जाता है, ब्लास्ट फर्नेसेस होते, भट्टे चलते, बड़े बड़े भट्टे, जिसके अंदर कोल को डाल के फिर आग बनाई जाती है ना, और उस आग में पिघलाया जाता है। तो आयरन ओर इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड। तो लाइमस्टोन मिलाने से क्या है कि जो आयरन ओर को जब मेल्ट करते तो उसके अंदर जो इंप्योरिटीज है ना, वो इंप्योरिटीज किसके साथ चिपक जाती है, लाइमस्टोन के साथ, और लाइमस्टोन के साथ चिपक के वो राख बन जाती है। तो उस स्लैग को फिर हटा देते हैं। कोक इज बर्न्ड टू हीट द ओर, तो फिर जो कोक है उस कोक को कोक मतलब कोल, ठीक है, तो उस कोल को जलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हीट से वो आयरन ओर पिघलता है, पिघल के फिर उससे वही वो छड़ी बनाना है, ड्रम बनाना है, जो बनाना है वो बना दो, पिग आयरन। अब क्या होता है कि जब पिघलाने के बाद में जो बोलते हैं ना कि आयरन पिघल के जो ऐसे लोहे के पत्थर टाइप बन जाएंगे, तो उसको पिग आयरन कहा जाता है। तो मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। अब वो जो पिग आयरन है, तो आपको क्या है कि आप उस पिघला हुआ जो पत्थर टाइप आयरन ओर है, तो उस आयरन है कोर आयरन, तो उस कोर आयरन को आप क्या करते हो, फिर आपको जो बनाना है, अगर छड़ियां बनाना है आयरन रोड, तो वो उसमें डालेंगे आप मोल्ड में, एक सांचे में, जिससे छड़ी बनेगी, ठीक है, तो उसको पिग आयरन कहते हैं। फिर शेपिंग मेटल, अब क्या है कि आपने जो बनाना था वो बना लिया, फिर उसकी रोलिंग होती है, प्रेसिंग होती है, कास्टिंग होती है, फोर्जिंग होती है, हथौड़े मारते हैं, तो जिससे उसको शेप दिया जाता है। शेप दे दिया, ठीक है, मतलब लास्ट में शेप देंगे। तो अब जैसे पिग आयरन हो गया। अब स्टील मेकिंग में क्या होता है, पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इंप्योरिटीज, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, ये सारी चीजें ऐड करते हैं। ये आयरन आ गया आपके पास में, पिग आयरन जो आपको बनाना है। उस पिग आयरन में जब आप क्या करते हो, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सारी चीजें ऐड करते हो, उसको और प्यूरिफाई करते हो, तो वो स्टील बन जाता है। और स्टील का फिर क्या होता है, शेप वेप जो देना है, प्रेसिंग, कास्टिंग,
जो करना है वो। तो ये इस तरह से क्या है मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टील की। क्लियर हुआ? इस तरह से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब लास्ट टॉपिक एक एल्यूमिनियम वाला और देख लो, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या है, कौन बताएगा? अपन ने पढ़ा है, बताओ बस, ये लास्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या है? बताओ। देख देख देख, रोना गाना। ब्लू ड्रम भी बन सकता है, हाँ, तुम बच के रहना बेटा ब्लू ड्रम से। इको का लास्ट लेसन कंज्यूमर राइट्स नहीं करना है। कंज्यूमर राइट्स बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा है, जितने चैप्टर करवाए उतने आ रहे हैं। इसका भी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, उसका सिर्फ मैप वर्क आएगा, वो मैं करवाऊंगा तुम्हें। बॉक्साइट, वेरी गुड। एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट से बेटा। देखो, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। आयरन स्टील इंडस्ट्री के बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। मतलब एल्यूमिनियम को पिघला के जो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो अब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के साथ फायदा क्या है पता है? आयरन स्टील हैवी इंडस्ट्री है, ये भी हैवी इंडस्ट्री, हैवी इन टर्म्स ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। लेकिन एल्यूमिनियम अपने आप में आयरन से हल्का होता है ऐसा। तो एल्यूमिनियम जो है ना, तो एल्यूमिनियम लाइट है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, उस पर जंग नहीं लगता है, कोरोजन जंग नहीं लगेगा। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट अच्छे से वो पास हो सकती है। मेलेबल, उसकी शीट बना सकते हो ठोक ठोक के, ठीक है, वायर्स बन जाते हैं, शीट बन जाती है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है। एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स, और कुछ मेटल्स और मिला दो, आवरा का डबरा कर दो, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी और ज्यादा हो जाती है। तो इन क्वालिटीज के कारण क्या होता है ना, इट इज यूज्ड, अब इन्हीं क्वालिटीज के कारण क्या होता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स, ठीक है। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जहां स्टील, जिंक, कॉपर इसका इस्तेमाल होता था, अब इन चीजों, इन मेटल्स का इस्तेमाल खत्म करके एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, गाड़ियां जो बनती है ना, कार वगैरह, उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लाइट वेट रहती है, तो उससे क्या रहता है कि एरोडायनेमिक्स वगैरह सही दे सकते हो, शेप दे सकते हो। एयरक्राफ्ट, हवा में उड़ना है, लोहे के एयरक्राफ्ट बनाओगे ना, एरोप्लेन नीचे आएगा, तो एल्यूमिनियम बॉडी बनाई जाती है एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए एल्यूमिनियम बॉडी बनाई जाती है। समझ में आया? तो ये एल्यूमिनियम एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री आफ्टर आयरन स्टील। और वो इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर वो क्वालिटीज है, ठीक है, एल्यूमिनियम के अंदर वो क्वालिटीज है। तो अब अगर हम एल्यूमिनियम के बारे में और थोड़ा सा पढ़े, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में क्या विशेष बात होती है? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में ये विशेष बात होती है, देखो, कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अगेन, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है बॉक्साइट। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर इज वेरी बल्की, डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। अब एल्यूमिनियम कहां से मिलता है? तो चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम बताना जरा, कितने बच्चों को ध्यान है? अपन ने मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो एल्यूमिनियम एक डार्क रेडिश कलर का रॉक है, जिसको माइनिंग, क्वेरिंग करके ऊपर ऊपर से उठा के लाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है बॉक्साइट को, और बॉक्साइट से क्या मिलता है? फिर आपको एल्यूमिनियम मिलता है। तो द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड assured सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री वहीं लगाई जाएगी जहां रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, ताकि आप स्मेल्टिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख सको, और अश्योर्ड रॉ मटेरियल कम से कम प्राइस में मिले। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री को लगाया जाता है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, यह ध्यान रखना, जैसे ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एक प्रोसेस बताएगा कि एल्यूमिनियम कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। आयरन का अपन ने देखा, तो इनके फ्लो चार्ट थोड़े थोड़े एक बार दिमाग में रखना, ध्यान, क्यों? क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सीबीएसई अब जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है, कुछ भी पूछ लेता है, हम सब कुछ पढ़ के चलेंगे। तो जैसे 4:2:1 रेशियो में आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन चाहिए रहता है, वैसे यहां जैसे अगर आप देखोगे ना, तो 4 से 6 टन का बॉक्साइट आप जब माइन करोगे, तो 4 से 6 टन का बॉक्साइट माइन करोगे, उसमें से 2 टन का एल्यूमिना निकलेगा, और उसको और प्रोसेस करोगे तब 1 टन का एल्यूमिनियम निकलेगा, ठीक है, 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम निकलेगा। प्रोसेस क्या है? बॉक्साइट उसका रॉ मटेरियल, बॉक्साइट क्वेरी की जाती है, ऊपर से उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट कैसे मिलता है? रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में। एक बच्चा नहीं बता पा रहे, जो वेन्स और लोड्स बोल रहे, भारती बहुत मारूंगा बेटा, भारती भूत बना दूंगा। अपन ने पढ़ा था एल्यूमिनियम जो है, मतलब बॉक्साइट जो आपको रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में मिलेगा। एक बच्चा नहीं लिख रहा सही यार,
वेदर्ड रिमेन्स ऑफ रॉ मटेरियल, दीपांकी वेरी गुड बेटा, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे अगर अपन देखें तो वही बॉक्साइट की क्वेरी होती है, ऊपर ऊपर से उठा लेते हैं रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेल और शिप के थ्रू। अब क्या, बॉक्साइट इज क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिसॉल्व्स आउट। अब बॉक्साइट क्या है, रेडिश कलर की मिट्टी के पत्थर के वो हैं, तो उसको जब क्रश किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी और वो रहते हैं कण वो बह जाता है, और उस एल्यूमिना से आपको क्या मिलता है आफ्टर क्रशिंग, बॉक्साइट से आफ्टर क्रशिंग यू विल गेट एल्यूमिना, एल्यूमिना मिलता है। अब एल्यूमिना को मतलब ये एल्यूमिनियम रिफाइनरी में आपने एल्यूमिना निकाल लिया, एल्यूमिना निकालने के बाद क्या है, बल्क और शिप्ड टू द साइट ऑफ स्मेल्टर। तो ये बहुत सारा एल्यूमिना जो है वो साइट पे शिप किया जाता है फॉर स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस मतलब उसको फिर अब तपाया जाएगा गर्मी में, ठीक है। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी। अब इस एल्यूमिना के साथ में क्या यूज किया जाएगा, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक, कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम कोल का, ठीक है। फिर क्या है, पिच फ्रॉम अ कोरिलरी। पिच फ्रॉम ए कोरिलरी क्या होता है, तो जैसे अगर आप देखेंगे ना तो जो मशीन्स चलती है उन मशीन्स में से इसकी पिचिंग होती है, ठीक है। अब उस पिचिंग के बाद में एक क्रायोलाइसिस, क्रायोलाइट करके एक प्रोसेस होती है, तो मोल्टन मेटल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स जो रहते हैं ना, तो एल्यूमिना की स्मेल्टिंग होती है, ठीक है, मतलब वही गर्मी के थ्रू उसमें से और इंप्योरिटीज निकाली जाती है, और एल्यूमिना से आपको मिलेगा एल्यूमिनियम। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मतलब जैसे एक आयरन एंड स्टील में क्या होता है कि भट्टे चलाए जाते हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस, यहां पे इलेक्ट्रिक प्रोसेस, इसीलिए देखा कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट होती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। तो इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो होती है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस के थ्रू एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस के थ्रू। क्लियर हो गया, बस 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 कर रहे हैं हम। तो हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग तक की चीजें पढ़ ली बाबू। अब क्या है, कल अपन केमिकल इंडस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, कल केमिकल इंडस्ट्री पढ़ेंगे, तो कल अपनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ये केमिकल इंडस्ट्री हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, ऑटोमोबाइल हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। कल अपन इतना पढ़ेंगे और परसों क्लास खत्म होने की कगार पे रहेगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन तुम्हारा मैं वर्क करवा दूंगा, डिडिंग डिडिंग डिडिंग। और फिर क्या होगा, फिर इसके बाद में WPP करी कि नहीं करी मेरे प्यारे बच्चे? अभी कौन सा चैप्टर खत्म हुआ अपना लास्ट, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की? WPP करते चला करो। हाँ, जिया पटेल देखा बेटा तुम्हारा आंसर, सबका आंसर देखा मैंने, कुछ के देख लिया कुछ के नहीं देख पाया। प्रांजल कुमार तुम्हारा भी देखा।